लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से आज ये लेख लिखा गया, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है, ये बात तो सच है ना कि वंशवाद की जो राजनीति है ये लोकतंत्र के वाकई एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, लोकतंत्र में वंशवाद की कोई जगह ही नहीं है। ये तो राजतंत्र की देन है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजनीति को यदि हम ठीक से देखें तो राजाओं की नीति को राजनीति कहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजाओं से कुछ तो आगे आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत में आज वंशवाद की राजनीति पे राजनीति करना कहीं से भी किसी भी दल को शोभा नहीं देता। इससे कोई वंचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उस लेख को लेकर अटैकिंग मूड में आई है, तो उसे दो दल नज़र आए हैं, एक कांग्रेस और दूसरी राजद। राजद इसलिए उनको ध्यान आया क्योंकि वो बिहार में उनसे लड़ रहे हैं, तो इनको ऐसा लगा कि इसी के वंशवाद को लेकर के हम उन्हें टारगेट कर लें। अरे आप वहाँ पे रामविलास पासवान के चिराग पासवान के पास को देख लेते। भाई रामविलास पासवान के चिराग को आप कैसे भूल सकते हैं? वो वंशवाद की देन है। यदि आप ईमानदारी से वंशवाद की बात करते हैं तो वंशवाद से मैं यही कहता हूँ, ये बेमानी है भारत में बात करना, जहाँ जनता का अधिकार है। अमेठी से राहुल गांधी क्यों हार गए? यदि वंशवाद हावी है तो फिर वहाँ बीजेपी कैसे जीत गई और दोबारा फिर वही राहुल गांधी कैसे जीत गए? 1977 में स्वयं इंदिरा गांधी कैसे? आप कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में नहीं है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि वंशवाद को ही आगे क्यों बढ़ाया जाएगा? जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, योग्यता देखी जानी चाहिए। अगर किसी में दम है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। अब वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी तो बस मुद्दे बना देती है। देखिए, कैमरे के इस तरफ हम लोग हैं और कैमरे के पीछे के दर्शक इस समय मुस्कुरा रहे होंगे। आदरणीय मिश्र जी ने जिस प्रकार से समा बांधा है, जिस प्रकार से डिफेंड किया है, वो राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए बड़ा अनुकरणीय है कि देखिए कैसे अपने नैरेटिव को सेट किया जाता है, किस प्रकार से सफ़ेद झूठ को सफ़ेद सच और सफ़ेद सच को सफ़ेद झूठ में बदला जाता है। ये पुरानी नीति रही है। कांग्रेस इस मामले में माहिर रही है। कांग्रेस जनक है परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद की। अब देखिए, अगर इनका गहन अध्ययन किया जाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ही एक ऐसी अनूठी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। अपना अस्तित्व खत्म करके क्षेत्रीय पार्टियों, भाषाई पार्टियों, जातिवादी पार्टियों को उसने खड़ा कर दिया। आज उन्हीं के चलते जब कांग्रेस लुटी पिटी जूती पड़ी हुई है, तो इनके जो है शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास सारे बदले हुए हैं। निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए परिवारवाद एक बहुत ही विकट समस्या के रूप में आएगी, खास करके दक्षिण भारतीय राज्यों में अगर आप देखा जाए तो। आपने जो है बहुत सारे राज्यों का एग्जाम्पल दिया जिसमें बताया कि पुत्र हैं, पिता है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी आप अगर इस तरह से अगर उसी चश्मे में हमें भी देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। आपके मतदाता जो बच्चे खुचे हैं वो भी चले जाएंगे। हमारे यहाँ एक अघोषित रूल है कि एक परिवार से निश्चित तौर पर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में या पावर ऑफ पोजिशन ऑफ बेनिफिट या पावर आप जो भी कह लें, उस पर परिवार से कोई नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय अमित शाह जी ने बोला था कि इसके बाद, यानी उनका एक भाषण मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आज से 5 साल बाद गांधी परिवार से ही कोई न कोई होगा, ये आज भी कहा जा सकता है, 25 साल बाद के लिए भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अभी अखिलेश यादव जी हैं, 5 साल बाद भी वही रहेंगे, 10 साल बाद भी वही रहेंगे, 20 साल बाद भी वही रहेंगे, 25 साल बाद उनकी संतानें हो, इस पे कोई वीटो नहीं लगा सकता। ठीक है, शशि थरूर के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं, और क्या वो सीधा सीधा अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं वंशवाद की राजनीति को लेकर? बिल्कुल, शशि थरूर जी ने जो कहा है, काफ़ी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं, काफ़ी ज्ञान रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। क्योंकि वंशवाद की अगर जनक मैं कहूँगी तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी पार्टियों को भी बाद में इसका कीड़ा लग गया। लगातार उनकी चेन ऐसे ही बनती चली आ रही है। गांधी नेहरू परिवार ही देश को चलाएगा। और राजनीति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रीति जी व्यवसाय बन गई है कि व्यवसाय में ये होता है ना कि एक व्यवसाय है, बिजनेस है कि भाई बेटा है वो बेटा ही संभालेगा, तो राजनीति में भी अब बेटा ही संभालेगा, चाहे वो कितना अनुभवहीन हो, चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन उसके नालायकी भरे अनुभवहीनता को जनता को भोगना पड़ेगा। कोशिश की जाएगी कि उसे थोड़ा लायक बना दें, थोड़ा अनुभव सिखा दिया जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी सीखा तो भी वही जनता का बेड़ा गर्क करेगा। तो यहाँ पे जनता को बहुत ज़रूरत है कि वो जागरूक हो, वो समझें कि जब वो वोट देने जा रहे हैं तो योग्यता के आधार पे वोट दें, अपने बारे में सोचें
कहीं ना कहीं जनता को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता के मन से अभी वो राजभक्ति जो वो कह रहे थे ना कि हरा क्यों नहीं देती है, अगर जनता को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वंशवाद की राजनीति हो रही है तो हरा दे इलेक्शन में। यही तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे जनता की जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जनता को तो वो चमकता हुआ सरनेम दिख रहा है, उन्हें योग्यता देखना नहीं आ रहा है ना। कहीं बार बहुत सारी जगहों पे नहीं देखना आ रहा उस सेंटीमेंट। पीएम कौन बना? नेहरू के बाद पीएम कौन बना? नेहरू के बाद का पीएम बताइए देश का कौन? देखिए पीएम की ही सिर्फ बात नहीं नेहरू हो के रही है, बाद पार्टी देश को का चलाने PM की कौन? बात ये हो रही बताइए, है। हम आज कैमरे पे जनता को बताइए। हम नेहरू के सिर्फ बाद पीएम PM कौन? कैंडिडेट की बात नहीं देश कर रहे हैं, का यहाँ पे PM कौन वंशवाद बना की बात नेहरू हो के रही बाद? है। ये ठीक है, बताइए। आप मुझे टारगेट करने कांग्रेस की की कोशिश सत्ता नहीं किसे करिए। मिली यहाँ थी? पे देश की सत्ता किसे सौंपी देश गई की थी? नेहरू के सत्ता बाद ये सौंपने बताइए। की सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वंशवाद की आप- राजनीति की बात हो रही है कि लगातार जो वंशवाद की राजनीति चली जा रही मैं ये है। कह मैं रहा हूँ, आपसे बहस वंशवाद- कर ही नहीं रही हूँ सर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। बताइए ना जरा जनता को। आप पूछ लीजिए आदरणीय मिश्र जी से कि गांधी परिवार माइनस कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, इसका उत्तर दे दें। दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा है। फिर आप जनता को गाली दे रहे हैं। ये जनता का विश्वास है और जनता का विश्वास गांधी परिवार में है और इसलिए गांधी परिवार का विश्वास जनता में है। ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। और मैं यही कहता हूं कि ये जमीनी जुड़ाव इसी को कहते हैं कि मैं कहता हूं मैं गांधी को मानता हूं, आप कहते हो गोडसे को मानता हूं, आप गोडसे को मानो, मैं गांधी को मानता हूं। मैं कभी जबरदस्ती नहीं कि आप गोडसे को मत मानो। ठीक है सर, ये नहीं मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति हो रही है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो चिराग पासवान का कह रहे हैं कि आप चिराग पासवान को फिर उसकी क्या बात करेंगे? रामविलास पासवान के बाद सत्ता किसको ट्रांसफर हुई? चिराग पासवान को। देखिए इस समय बात किसकी हो रही है? बात इसलिए हो रही है कि ये कहते हैं कि भाई जो है वो उसको जो है सत्ता दी गई तो एक बीजेपी की बात हम करें, मान लो तो बीजेपी में कोई भी इस प्रकार से अध्यक्ष जो है, और ये कहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? पार्टी करती है। वो कोई लोकसभा इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन में की बात का इशू नहीं है, वो विद इन पार्टी होता। आप जितनी रीजनल पार्टी देख लीजिए वहाँ पर सत्ता एक ही परिवार के पास है, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, और वही कांग्रेस के अंदर है। लेकिन बीजेपी में क्या कोई एक अध्यक्ष के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बना या उसी परिवार का अध्यक्ष बना? ऐसा नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से फ़र्क है। और ये सब जो पॉलिटिकल पार्टियां रीजनल हो या कांग्रेस हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सत्ता हाथ में रहेगी, चेहरा कोई भी वो बिठा सकते हैं। कोशिश की गई है व्यक्ति को लाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहे और वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे, इसलिए नहीं तो उनको कौन हटा सकता था। लेकिन मैं थरूर जी की निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा, उन्होंने हिम्मत की। ऐसी हिम्मत बाकी पार्टियों में भी करनी चाहिए। आप देखें जब लालू प्रसाद को जेल हुई तो उसकी पार्टी में क्या कोई लायक नेता नहीं था चीफ मिनिस्टर के? अपनी पत्नी को उन्होंने बनाया, और उसके बाद जब सत्ता में दोबारा आए और बात आई देने के लिए तो अपने बेटे को ही दी। क्या उसकी पार्टी में कोई नॉलेज, इंटेलिजेंट? बाकी भी देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमिलनाडु हो या आंध्रा हो, यानी अपने परिवार में ही वो सत्ता का वर्चस्व रहना चाहिए। ठीक है।